दोस्तों, हम अक्सर एक कहावत सुनते हैं कि एकता में बल होता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक समूह में उसका मुकाबला करें तो आसानी से उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। यही नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। वैश्विक जगत में कई समूह बने और सब ग्रुप्स का अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं में से एक समूह है नाटो, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो इन दिनों ग्लोबल लेवल पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से इस संगठन की महत्ता पर सवाल उठते आ रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पुनः चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भी विवादास्पद रूप से कहा कि वह रूस को नाटो देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च करने में विफल रहे हैं। ट्रंप को जवाब देते हुए नाटो ने कहा कि 2023 में कई सदस्यों द्वारा रक्षा खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। साथ ही नाटो ने सदस्य देशों से अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने को कहा है। वहीं अमेरिका लगभग 3.5% खर्च करता है। और बात करें रूस की सीमा से सटे देशों की, जैसे पोलैंड और बाल्टिक गणराज्य की, तो वो भी अपने सशस्त्र बलों पर 2% से अधिक खर्च करते हैं। हालांकि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों ने 2023 में लक्ष्य से कम खर्च किया है। इन सब के बीच कई देश नाटो का हिस्सा बनने को उतारू हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह नाटो समूह क्या है, जिसकी सदस्यता लेने के लिए सैन्यीकरण से दूर रहे देश भी सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। साथ ही नाटो की सदस्यता 21वीं सदी में भी क्यों प्रासंगिक है, यह भी समझेंगे। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नाटो समूह क्या है। अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1949 में बना नाटो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ होता है किसी सदस्य देश पर किसी गैर सदस्य देश का आक्रमण सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, यानी सदस्य देश पर किसी भी हमले का जवाब सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से देंगे। इस संबंध में नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन के भौगोलिक विस्तार को रोकने में अमेरिका की काफी मदद की। असल में इस संगठन के लगभग सभी सदस्य न केवल यूरोपीय थे, बल्कि रूस के सबसे निकट भी। असल में ये देश रूस की सीमा तक पहुंचने के लिए अमेरिका के लिए पुल का काम कर रहे थे, जिससे सोवियत रूस को उसके क्षेत्र में ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल अमेरिका और उसके मित्रों ने ही मिलकर किसी सैन्य संगठन का निर्माण किया था। इस संबंध में सोवियत रूस ने भी अपने सहयोगियों के साथ वार्सा पैक्ट नाम से एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। 1955 में स्थापित वार्सा सोवियत रूस के विघटन के साथ ही 1991 में समाप्त हो गया। वहीं नाटो अभी तक न सिर्फ अस्तित्व में बना हुआ है, खुद का विस्तार भी कर रहा है। वहीं मौजूदा समय में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की सहित पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 31 सदस्य हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हुए, जिनमें अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया शामिल है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मई 2022 में स्वीडन और फिनलैंड ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया, जिसमें फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हो गया। वहीं तुर्की और हंगरी दोनों के विरोध के कारण स्वीडन की सदस्यता में देरी हुई। जहां तुर्की ने स्वीडन पर कुर्द उग्रवादियों को शरण देने का आरोप लगाया, वहीं हंगरी की सरकार इस बात से नाराज थी कि स्वीडन ने उस पर अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का आरोप लगाया था। हालांकि हंगरी ने भी अब स्वीडन की सदस्यता का समर्थन किया है। सीधे शब्दों में कहें तो स्वीडन को औपचारिक रूप से नाटो सदस्य बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौरतलब है कि जब भी हम स्कैंडिनेवियन देशों का जिक्र करते हैं तो शांति और सामाजिक संस्कृति में विश्वास के साथ
उच्च जीवन स्तर जीने वाले लोगों की छवि सामने आती है। तो ऐसे में वैश्विक शांति की बात करने वाले ये देश सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की कवायद में क्यों जुटे हैं? इस बारे में अक्सर ही सवाल किया जाता है कि जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जहां वैश्विक शांति हमारी प्राथमिकता है, उस स्थिति में ऐसे में किसी सैन्य संगठन का विस्तार तो दूर की बात है, ऐसे संगठनों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। मगर जानकारों की माने तो वैश्विक शांति कुछ नहीं, महज एक मिथ है और राष्ट्रों के बीच शक्ति संघर्ष एकमात्र सत्य है। नाटो के बारे में उनका मानना है कि यह संगठन शांति के लिए नहीं बल्कि शक्ति विस्तार के लिए कुछ प्रभुत्वशाली राज्यों का एक यंत्र मात्र है। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस संघर्ष ने एक बार फिर से देशों के यथार्थवादी चरित्र को वैश्विक पटल पर उभारा है और शीत युद्ध काल की तरह ही विश्व फिर से दो खेमों में विभाजित नजर आ रहा है। फर्क बस इतना है कि आज के संप्रभु देश लोकतांत्रिक राज्य का मुखौटा लगाए हुए हैं और यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के समर्थन के पीछे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में यूक्रेन संघर्ष भी नाटो के विस्तार का ही नतीजा है, जहां अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार के लिए यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं, मगर रूस अपनी क्षेत्रीय प्रभुता और सीमा सुरक्षा को लेकर इसका विरोध कर रहा है। दरअसल किसी सैन्य संगठन का सदस्य बनकर कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो जैसे सैन्य संगठन स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के परिचायक नहीं हो सकते। इस संबंध में नाटो के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, तुर्की आदि का उदाहरण लिया जा सकता है, जो रूस के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश नीतियों से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन संगठन की सीमाओं से बंधे होने के कारण वे अपने स्वतंत्र विदेश नीति रीति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा नाटो जैसे सैन्य संगठन के विस्तार से प्रभावित होकर या विरोध में दूसरे सैन्य संगठन भी बनेंगे, जिससे न केवल देशों के बीच गुटबाजी बढ़ेगी बल्कि संघर्ष भी बढ़ेगा। बहरहाल इतिहास हमें बताता है कि इस प्रकार की सैन्य गुटबाजी केवल मानव की तत्कालीन ही नहीं बल्कि आगामी कई पीढ़ियां प्रभावित रही हैं। इसलिए वैश्विक पटल पर देशों को सैन्य गुट की तुलना में एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन के 5वें संस्करण की शुरुआत राजस्थान में हुई। धर्मगार्जन एक वार्षिक अभ्यास है और वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों पक्षों की ओर से 40-40 जवान शामिल होते हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूतान राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर केंद्रित होगा। अबू धाबी में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कुछ देशों द्वारा व्यापार संरक्षणवादी उपायों के उपयोग में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में CBAM से जुड़े कई फैसले लिए गए, जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयात पर 20 से लेकर 35% तक CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कर में तब्दील हो जाएगा। गौरतलब है कि भारत के लौह अयस्क, छर्रों, लौह, इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात का 26.6% यूरोपीय संघ को जाता है। ये उत्पाद CBAM से प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इजराइल और हमास के युद्ध में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं।
इसी कड़ी में दोनों पक्ष एक नए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, जो युद्ध में एक सप्ताह के विराम के बदले में गाजा पट्टी में रखे गए लगभग 130 बंधकों में से कुछ की रिहाई का प्रावधान करेगा। इसमें बदले में हमास 40 बंधकों को मुक्त करने के लिए सहमत हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा के कुछ क्षेत्रों में लौटने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि बीते साल अक्टूबर में शुरू हुए इजरायल हमास का संघर्ष अब तक जारी है और दोनों पक्षों की ओर से युद्ध समाप्ति को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वर्तमान वैश्विक भू राजनीति के दृष्टिकोण से नाटो की सदस्यता विस्तार के क्या परिणाम हो सकते हैं? समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।